सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में तो मनी मार्केट के इस टॉपिक को डिटेल में कराते नहीं है, बट सीए फाउंडेशन और सीयूईटी की तैयारी के लिए आपको मनी मार्केट का यह टॉपिक जो मैं आज के क्लास में कराऊंगा एकदम डिटेल में पता होना चाहिए। तो दोस्तों मनी मार्केट का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जी हां, थोड़ा सा कराते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, इसलिए आपको करना पहले से बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो मनी सप्लाई क्या होता है पहले यह समझते हैं। एक कंट्री के पास किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा है उसको कैलकुलेट कर लो, तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को बोलेंगे वो उस देश की मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन मनी सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है कि एक देश के पास टोटल कितना पैसा रखा हुआ है। जी हां, उस पैसे को कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत सारे मेजर्स लेते हैं, तो वो मेजर्स कहलाते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स को मैं बोलूंगा मेथड्स। हमारे देश में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के 4 बेसिक मेजर्स हैं, तो वो चारों आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। उसको बताने से पहले एक छोटी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डिटेल, कि जब हम किसी बैंक के पास जाते हैं अपना पैसा जमा करवाने, तो बैंक हमें 4 तरीके के अकाउंट्स ऑफर करता है। बैंक बोलता है कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट खुलवाकर जमा करवा लो, या करंट अकाउंट खुलवाकर जमा करवा लो, या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाकर जमा करवा लो, या फिर एक और होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाकर जमा करा लो। 4 तरीके के अकाउंट हमें ऑफर करता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर जो हम पैसा जमा कराते हैं उसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। बैंक कभी मना नहीं कर सकता हमारे पैसे को देने से। यानी बैंक जैसे ही हम डिमांड करेंगे बैंक को पैसा वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा है ही ऑब्वियसली। तो इसलिए करंट अकाउंट का पैसा और जो सेविंग अकाउंट का पैसा है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको लिखा जाता है दोस्तों। मैं आपके लिए छोटा सा आपको बताऊंगा। करंट अकाउंट सीए और सेविंग अकाउंट ऐसे। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के पैसे को ओवरऑल कंट्री के लेवल पे कासा डिपॉजिट बोलते हैं, कासा। तो जो भी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा होता है, ये सारा का सारा एक देश का डिमांड डिपॉजिट होता है। तो डिमांड डिपॉजिट उस डिपॉजिट को बोलते हैं जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक हमें मना नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अपोजिट 2 तरीके के अकाउंट मैंने और बताए थे। एक था फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो दोस्तों इन दोनों अकाउंट के अंदर अगर हम पैसा जमा कराएंगे तो एक टाइम की लिमिट हो जाती है। हम पैसा जमा कराते समय बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैंक के एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और उसको बताते हैं कि हम कितने टाइम बाद इस पैसे को निकालेंगे। 10 दिन, 10 साल, 20 साल, वो कुछ भी टाइम हो सकता है, राइट। तो उस पैसे को जब हम निकालने के लिए बैंक को बोलते हैं कि भैया मेरा पैसा है बैंक तेरे पास डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, मैंने बोला था मैं 10 साल बाद निकालूंगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए, आज 3 दिन हुए हैं, मुझे आज ही पैसा चाहिए। तो बैंक मना कर सकता है। बैंक कह सकता है आज नहीं कल दे देंगे। मतलब पैसा तो तुम्हारा देगा ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा टाइम मांग सकता है, शायद वो आपको हैंड टू हैंड पेमेंट ना करे। तो इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट, देखो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं, इनके अंदर जो हमारा पैसा होता है इसको हम डिमांड डिपॉजिट नहीं बोलते, इस पैसे को हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पैसा एक टाइम के लिए बंद गया है। हां, हम उसको टाइम से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक यहां पर जरूरी नहीं है, जैसे ही हम डिमांड करें वैसे ही वो पेमेंट करेगा। तो ये तो हमारा बैंकों के अंदर पैसा डिपॉजिट कराने का सिस्टम है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐसे ही जो सरकार के पोस्ट ऑफिसेस हैं, पोस्ट ऑफिस में भी हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो हमारा डिमांड डिपॉजिट वाला सेविंग अकाउंट का पैसा हो या टाइम डिपॉजिट वाला पैसा हो, हम खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर भी। अब बात करते हैं कि अगर एक देश की मनी सप्लाई को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें 3 चीजों को ऐड करना पड़ता है। पहला, करेंसी जो पब्लिक के पास पड़ी है, ये चेक करते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो करेंसी नोट्स हो, सारा का सारा देखा जाता है पब्लिक के पास एक्चुअली पैसा है कितना।
दिस इज कॉल्ड करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक। दोस्तों फिर हम यह चेक करते हैं कि बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट कितना पड़ा है, सिर्फ बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर अभी नहीं देखा, राइट। फिर हम देखते हैं जो आरबीआई है, कौन, आरबीआई, उसके पास कितना पैसा अदर डिपॉजिट के तौर पे पड़ा हुआ है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब मेरी बात को सुनना जरा दोस्त, अगर एक देश की टोटल स्टॉक ऑफ मनी कैलकुलेट करनी है तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि एक देश के पास टोटल पैसा कितना पड़ा है, और इस तरीके को बोलते हैं M1। एक ही तरीका पढ़ाया है, अभी तुम्हारे मन में डाउट होंगे, उसको आगे लेकर जाऊंगा, अब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, लेकिन पहले इसको डिटेल में समझो। देखो जी, ये पैसा पब्लिक के पास, ये पैसा बैंक के पास, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाला। अब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब क्या है? जब हम देश की मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो आरबीआई का जो अपना स्टॉक ऑफ मनी होता है उसको हम शामिल नहीं करते। हम देखते हैं आरबीआई के पास फॉरेन बैंक का पैसा, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा कितना पड़ा है। हो सकता है नेपाल का पैसा पड़ा हो, श्रीलंका का पैसा पड़ा हो, इंडिया के पास दूसरे दूसरे देशों का पैसा पड़ा होता है, तो वो पैसा हम यहां पर डालते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करके जो भी अमाउंट आता है हम बोलते हैं हमारे देश की मनी सप्लाई इतनी है। इसका मतलब क्या कि जितना पैसा, मान लो M1 ने कैलकुलेट करके बोला कि पब्लिक के पास 10 रुपए, बैंक के पास 10 रुपए, आरबीआई के पास 10 रुपए, तो क्या एक कंट्री में 10 + 10 + 10 30 रुपए हैं सिर्फ? नहीं दोस्त, ये तो एक सिंपल तरीका था। हम पोस्ट ऑफिस में भी जाकर देख सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं तेरे पास कितना पैसा पड़ा है। तो ऐसे करके हम एक सीरीज ऑफ मेजर सप्लाई करते हैं और 4 तरीके से मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। बस ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके पे आते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना। जो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का पहला तरीका है वो मैंने यहां लिखा है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद पीपल या पब्लिक, इसको मैं सी बोल देता हूं। फिर मैंने लिखा डिमांड डिपॉजिट, इसको मैंने डी बोल दिया, ये बैंकिंग सिस्टम के पास मेरा कासा डिपॉजिट होता है ना। फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसको मैंने ओडी बोल दिया। इन तीनों को प्लस करके मेरे पास देश की मनी सप्लाई आती है, उसको मैं M1 बोलता हूं, ठीक है। अब दोस्त, अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं पोस्ट ऑफिस के पास जाऊंगा। पोस्ट ऑफिस के पास भी पब्लिक का पैसा पड़ा होता है। पोस्ट ऑफिस के पास भी हम भाई टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा है पोस्ट ऑफिस वाले। तो अगर दोस्तों आपने M1 कैलकुलेट कर लिया तो आप जाओ फिर भागकर पोस्ट ऑफिस के पास, तो चेक करो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में कितने पैसे हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, बेसिकली सेविंग बैंक अकाउंट। तो देखा आपने कि अगर देश में 30 रुपए की मनी सप्लाई इन तीनों को प्लस करके आई और आपने पता किया कि इसके पास 5 रुपए पड़े हैं, तो 30 और 5 35 रुपए हमारा M2 बन गया। जी हां, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है M2। M2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? M1 के अंदर जस्ट आपको ये प्लस कर देना है। फॉर्मूले की लिस्ट बना के लाया हूं, अभी और आगे सीखोगे। देखो ये लिस्ट है, M1 का फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर आप M2 का फॉर्मूला करना चाहते हो तो M1 पूरा का पूरा यहां लिख दो और इसमें सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी ऐड कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, भूल जाओ अभी M2 को। आप सिर्फ M1 ध्यान रखो कि पब्लिक के पास, बैंकों के पास और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तीनों को प्लस करके M1 आ रखा है। अब हम चेक करेंगे कि भैया बैंकिंग सिस्टम पे टाइम डिपॉजिट कितना है। टाइम डिपॉजिट, अभी तुम सोच रहे थे लव सर आपने ये बताया, देखो इन तीनों को ऐड करके M1 आ गया, तो बैंकों के पास सिर्फ डिमांड डिपॉजिट थोड़ी होता है करंट और सेविंग का, इसके पास तो टाइम डिपॉजिट भी होगा। वो तो आप भूल ही गए। भूले नहीं थे, हमने उसको साइड में करके रखा हुआ था कि हम उसको कभी और कैलकुलेट करेंगे। तो राजे, जो बैंक्स के पास हमारा ये टाइम डिपॉजिट का पैसा है, ये M1 के अंदर प्लस कर दो। M1 के अंदर, इसको भूल जाओ, अभी M1 ही है दोस्तों, M2 नहीं है। M1 के अंदर आप टाइम डिपॉजिट वाला पैसा कर दो, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे M3। मान लो कि भैया ये 3 रुपए है, तो ये 30 था, ये 3 था, तो ये 33 आ गया। आप बोलोगे सर मुझे फॉर्मूला करना है M3 का, बताओ कैसे होगा। तो राजे, M3 के फॉर्मूले में हरे रंग से बताऊंगा,
M1 को ही कंसीडर करना है और यहां टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी ऐड कर देंगे। कह रहे हो सर इतना टेक्निकल हो रहा है? हाँ भाई इतना टेक्निकल हो रहा है। एक छोटी सी बात हो रहा है भाई, एक और तरीका है हमारे पास, एक और तरीका दोस्तों। अब M1 M2 को भूल जाओ, जो तुम्हारे पास M3 वाला अमाउंट आया था इसके अंदर एक चीज और प्लस कर दो, ये रही, ये मैंने लिखी है आपके लिए प्योर देसी घी की, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो पोस्ट ऑफिस था उसका सिर्फ हमने यहां पर सेविंग डिपॉजिट लिया था। अब कहता है पोस्ट ऑफिस के पास टोटल डिपॉजिट देखो, ये भी ले लो, ले लिया, ये तो ले लिया, इसके पास टाइम डिपॉजिट भी होता है वो भी ले लो, इसलिए टोटल डिपॉजिट लिखा है। तो भैया इसको 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 सबको ऐड करके हमारे पास एक अमाउंट आएगा, वो देश की एक्चुअल मनी सप्लाई होगी। ठीक है, असलियत की मनी सप्लाई, ज्यादा प्रैक्टिकल इन सब चीजों से ध्यान लगाएं तो हम, लेकिन इसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम एक्सक्लूड करते हैं। सरकार ने बहुत जमाने पहले ये इशू किए थे, अब धीरे धीरे सरकार इसका इंपैक्ट जो है वो देश से खत्म करती जा रही है, मतलब मनी सप्लाई के अंदर इसको कंसीडर करती नहीं है। तो अगर M4 का तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाए तो अब ध्यान रखना, M4 कैलकुलेट करते समय हमें M3 ध्यान रखना है। M3 में प्लस करना है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब मेरी बात सुनो राज्य, ये जो मनी सप्लाई के 4 मेजर्स है ना, ये CBSE बोर्ड वाले जनरली पढ़ नहीं रहे, उनके कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन काफी सारे स्टेट बोर्ड में वो 12th क्लास में ही हम इनको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे अगर कोई तुम्हारा दोस्त है तो उसको भी बता देना कि उन्होंने नहीं किए हो तो कर लेना। अब बंदा बोलेगा सर यार देश की मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि देश के पास कितना पैसा पड़ा है वो बताओ, तो यार उसको 4-4 फॉर्मूले से कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखो, मेरी नजर में बेस्ट तरीका इन चारों में ये है, ठीक है, लेकिन हम लिक्विडिटी के हिसाब से एक बार सीक्वेंस अरेंज करते हैं। हम कहते हैं कि इन चारों में सबसे ज्यादा लिक्विड पहला मेजर है। लिक्विड मतलब पहले मेजर के अंदर हमने जो देश का पैसा कैलकुलेट किया है वो सारा कैश है, कभी भी खर्च हो सकता है। जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास देख रहे हो दोस्तों टाइम डिपॉजिट आते जा रहे हैं, मतलब इन पैसों को खर्च करने में रुकावट आ सकती है। लंबे है तो देश का ही पैसा, लेकिन लंबे टाइम बाद खर्च होगा। तो लिक्विडिटी के हिसाब से, कैश में कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से हम देखें तो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो होता है। अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा लिक्विड M1 है, उसके बाद सबसे कम लिक्विड M4 है। M1 उससे कम M2, उससे कम M3, सबसे कम लिक्विड M4 है। इसलिए ये पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और एक पॉइंट और ध्यान देना जरा, ये मैंने लिखा था ना अदर डिपॉजिट विद RBI, इसके अंदर RBI का पैसा नहीं आता। और क्या नहीं आता? तो इट एक्सक्लूड दोज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो भी इसके अंदर नहीं आता। क्या बोला मैंने? नहीं आता। इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर क्या आता है अदर डिपॉजिट में? इसके अंदर आता है फॉरेन बैंक का पैसा, RBI अलग से रखता है अपने पास, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा भी कुछ अपने पास रख लेता है, जो जमा कराएगा भाई उसका रख लेंगे, तो RBI रख लेता है उस पैसे को। तो गाइस दीज आर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, देखो दोस्तों, जब हम CA की तैयारी करते हैं तो पहला स्टेप CA फाउंडेशन है। उसमें दोस्तों एक चैप्टर नंबर 8 है मनी मार्केट के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 पोर्शन पढ़ने होते हैं। पोर्शन नंबर 2 में ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का इतना चिद्दी सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मनी सप्लाई को और बड़े लेवल पे उखाड़ा गया है। सिर्फ यही 4 मेजर नहीं है हमारे पास, एक M0 भी होता है। फिर जमाना बदल गया तो नए मेजर आए L1, L2, L3। फिर जमाना बदला तो NM1, NM2, NM3 मेजर आए। तो आज के टाइम में ये सारे मेजर्स प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पुरानी चीजें क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हम डेवलप कैसे हुए हैं। क्योंकि पुरानी चीजें सीखी, फिर उसमें बदलाव सीखा, फिर आज कहां है वो सीखेंगे, तो इससे हमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलती है और यह पता चलता है कि कहां कमियां थी, कहां चीजें ठीक हो रही हैं। तो CA की तैयारी के लिए दोस्तों डेडिकेटेड रहना है। तो CA ब्रिज कोर्स में जो जो आपको पहले से कराया जा रहा है, चाहे आप क्लास 11th में हो,
चाहे आप क्लास 12th में हो। मैं तो कहता हूं इन वीडियोस को अगर आप क्लास 11th में देख रहे हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। बस ये वाली वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए थी, तभी ये चीज आपको बहुत बेसिक से समझ में आती। क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा मैं एडवांस लेकर चला गया। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं इसको बिल्कुल ही डिटेल में रगड़ दूं कॉन्सेप्ट को, तो वो तो यार कोर्स की तैयारी में होगा। संपूर्ण बैच में सीए फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कराते हैं, तो वहां सिर्फ इतना नहीं, ये तो पीनट्स है, पहाड़ की तैयारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे, जिन जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख लिया, तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ। मैंने बोला कि जब मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा तो वो मुझे ऑप्शन देगा करंट अकाउंट खुलवा लो, सेविंग अकाउंट खुलवा लो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लो। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, इन सब में से कौन से अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। इन सब में से कौन से अकाउंट पे वो फैसिलिटी मिलती है? दिस इज योर होमवर्क। मुझे बता दो, मेरे को पता लग जाएगा कितने बच्चों ने डेडिकेटली इस वीडियो को देखा था। तो आगे अब और नई नई चीजें आपको कराई जाएंगी जो बेसिकली आप 11th 12th के अंदर पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपको देखनी पड़ेगी सीए की तैयारी में। आज के लिए इतना ही फिर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।